बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए थे। आज उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है राइट नोट और रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन के रैंक्स कौन से होते हैं, तो हम देख लेते हैं जी कौन से रैंक्स होते हैं। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्वीडिश नेचुरलिस्ट एक था, साइंटिस्ट था जिसको कार्लोस लिनियस नाम था उसका। प्रपोज्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक्स आर लेवल्स फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि उसने मुख्तलिफ रैंक्स और लेवल्स जो थे वो तजवीज़ किए थे ताकि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म थे उनकी ग्रुपिंग की जा सके, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जा सके। सच रैंक्स आर कॉल्ड टैक्सा। कह रहे हैं कि इन तमाम रैंक्स को, ये जो मुख्तलिफ जो रैंक्स थे, मुख्तलिफ जो लेवल्स थे, इनको जो नाम दिया जाता है वो टैक्सा नाम दिया जाता है। और टैक्सा जो है ये जमा है और इसका जो सिंगुलर है वो है टैक्सॉन। द टैक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लेडर। कह रहे हैं कि ये जो टैक्सा है, जो रैंक्स हैं, ये रैंक्स लेडर की सूरत में इनको अरेंज किया जाता है। और लेडर क्या है जी, फ्राम मोर जनरल टू स्पेसिफिक, के जो बहुत आम से ख़ास की तरफ जो खसूसियात है उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है। द लार्जेस्ट टैक्सॉन इज़ अ किंगडम। कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा रैंक है, जो सबसे बड़ा जो लेवल है, उसको क्या नाम दिया जाता है जी, उसको किंगडम का नाम दिया जाता है। द टैक्सॉन बिलो द किंगडम लेवल इज़ कॉल्ड फाइलम। अब कह रहे हैं कि किंगडम जो है ये सबसे बड़ा लेवल है और इससे जो छोटा लेवल है उसको फाइलम कहा जाता है। ईच फाइलम कंसिस्ट ऑफ क्लासेस। अब हर फाइलम की अलग क्लासेस होती हैं। एंड ईच क्लास कंटेन ऑर्डर्स। और हर क्लास के फिर अलग से ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ईच ऑर्डर कंटेन्स रिलेटेड फैमिलीज़। फिर हर ऑर्डर में कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो एक ही तरह की वो उसमें डाली जाती हैं। और ईच फैमिली कंटेन्स रिलेटेड जेनरा। और फिर हर फैमिली की अलग से एक जेनस, एक अलग जेनरा होता है। अ जेनस कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। और फिर हर जेनस में एक तरह की स्पीशी जो है वो मौजूद होती है। और जो स्पीशी है ये सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, सबसे छोटा रैंक है। अब हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा जो लेवल है वो किंगडम है। किंगडम जो है उसके बाद उससे छोटा लेवल हमारे पास फाइलम आ जाता है। फाइलम जो है ये इसके बाद जो हमारे पास छोटा लेवल, फाइलम से कम लेवल आता है वो क्लासेस आ जाती हैं। क्लासेस जो है उससे कम लेवल जो है वो हमारे पास आर्डर्स आ जाते हैं। आर्डर्स के बाद जो उससे छोटा लेवल है वो फैमिलीज़ आ जाती हैं। फैमिलीज़ से जो छोटा लेवल है वो जेनरा आ जाता है। और जो जेनरा से छोटा लेवल है वो हमारे पास स्पीशीज़ आ जाता है। इन अ स्पीशीज़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कह रहे हैं कि एक स्पीशीज़ में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं जी। उसके बाद हमारे पास स्पीशीज़ की डेफिनेशन आ जाती है। स्पीशी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहे हैं जो स्पीशीज़ है ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख भी लिया है कि स्पीशी जो है इसमें सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। और फिर ये स्पीशीज़ से फिर आगे उससे हाई लेवल के हमारे पास रैंक्स आते जाते हैं। और फिर एंड पे हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट जो रैंक है वो आ जाता है जिसको किंगडम कहते हैं। अच्छा, स्पीशी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। स्पीशी कंटेन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ कंसेप्ट, कह रहे हैं कि अगर एक कंसेप्ट आप लें स्पीशी का, तो स्पीशी क्या है? अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि स्पीशीज़ जो है इसमें ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड, जो आपस में कुदरती तौर पर इंटरब्रीड कर सकें, जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, अफजाइश नस्ल कर सकें अमॉन्ग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और कह रहे हैं कि फिर ऐसे उनसे आगे ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, तो उनसे फिर ऐसी आगे नस्ल जो है वो पैदा हो जो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सके, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो जो आगे अपनी नस्ल को मज़ीद बढ़ा सकें। अच्छा, कह रहे हैं कि स्पीशी जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो कुदरती तौर पर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में सेक्सुअल कंटैक्ट कर सकते हैं और उनसे पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ कैन बी यूज़फुल। कह रहा है कि जो स्पीशीज़ की ये वाली डेफिनेशन है, ये जो इसकी हमने तारीफ़ की है, कैन बी यूज़फुल फॉर क्लासीफाइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ये इस लिहाज से ये डेफिनेशन ठीक है कि इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल कंटैक्ट करना पड़ता है। हाउएवर मैनी ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, मे अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एंड फंजाई, और फंजाई भी आ जाते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली ए सेक्चुअली। कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ ए सेक्चुअली ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, इनका आपस में कोई सेक्चुअल कंटैक्ट नहीं होता। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इंटरब्रीड। कह रहे हैं कि ये आपस में सेक्चुअली कंटैक्ट नहीं करते। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। कह रहे हैं इस वजह से ये बहुत मुश्किल है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू स्पीशीज़ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि ये जो दो स्पीशीज़ हैं इनका आपस में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल है। तो हमें जो बात समझ आ रही है वो ये है कि स्पीशी जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो आपस में कुदरती तौर पर इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर उनसे ऐसी नस्ल पैदा होती है, ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो अगेन अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन स्पीशीज़ की जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को तो क्लासीफाई कर सकते हैं जो सेक्सुअल कंटेक्ट से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे
ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फंजाई वगैरह, कह रहे हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल कंटैक्ट नहीं करते, एसेक्सुअली ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस वजह से इनको इस स्पीशी की डेफिनेशन की बेस पे इनको क्लासीफाई करना मुश्किल हो गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट जनरली एग्री ऑन सम पॉइंट्स, कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ पॉइंट्स पे तो उनके वो एग्री कर रहे थे। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशी हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म की कुछ जो स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कुछ जो खसूसियात है वो एक जैसी हैं, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्राम अदर स्पीशीज़, जो दूसरी स्पीशीज़ से उनको अलग करती हैं। दे डू नॉट नेचुरली इंटरब्रीड विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़, जैसे कि वो कुदरती तौर पर दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर से इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उनके साथ वो सेक्चुअली कंटैक्ट नहीं कर सकते। इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ द वर्ड इन नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन के अंदर जो ये वाला लफ्ज़ है कि कुदरती तौर पर जो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो आपस में सेक्चुअल कंटैक्ट कर सकें, कह रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, कह रहे हैं लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो कुदरती तौर पर एक दूसरे से सेक्सुअल कंटैक्ट नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन उनको आर्टिफिशियली उनको इंटरब्रीड उनसे करवाया जा सकता है, क्रॉस ब्रीड उनसे करवाया जा सकता है। कह रहे हैं जैसे कि इन सच अननेचुरल क्रॉसेस, कह रहे हैं कि ये जो अननेचुरल गैर फितरी किस्म की अफजाइश होती है, इनकी इंटरब्रीडिंग होती है, दे यूजुअली प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कह रहे हैं इनसे भी जो इनकी नस्ल तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो इनकी नस्ल आगे बढ़ती है, जो इनके बच्चे होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, वो फिर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं होते। और क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी, कह रहा है कि जैसे कि अगर हम एक जो मेल डंकी होता है, डंकी गधे को कहते हैं जो मेल डंकी है, एंड अ फीमेल हॉर्स, और अगर एक घोड़ी का आपस में इनको इंटरब्रीड करवाया जाए, इनकी अगर क्रॉस ब्रीड करवाई जाए, प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल म्यूल, तो कह रहे हैं इनसे जो आगे जो बच्चा पैदा होगा वो फिर आगे वो अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकेगा, और वो एक खच्चर पैदा होगी, जैसे अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस ब्रीड करवाया जाए तो। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अ ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल, कह रहे हैं एक ग्रीक फिलासफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल, क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। और कौन से दो ग्रुप्स में जी? उसने दो ही ग्रुप बनाए, एक का नाम उसने प्लांट्स रख लिया और एक का नाम उसने एनिमल्स रख लिया। इट वाज द अर्लीस्ट कहते हैं बहुत पहले का सिस्टम था, ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम बना वो यही था, जिसमें सिर्फ दो तरह की इसके ग्रुप्स बनाए गए थे, एक प्लांट्स थे और एक एनिमल्स थे। Since then, biologists have been proposing and using different classification system at different times, कह रहे हैं उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे और सिस्टम मुख्तलिफ टाइम में तजवीज़ किए। When we look at the history of classification of organism, कह रहे हैं लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पे एक नज़र दौड़ाएं, we find two किंगडम सिस्टम, तो हम दो किंगडम सिस्टम एक देखते हैं, थ्री किंगडम सिस्टम एक अलग सिस्टम देखते हैं जो थ्री किंगडम सिस्टम था, और फिर एक फाइव किंगडम सिस्टम देखते हैं जो अभी तक चल रहा है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था जी? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कह रहे हैं इस सिस्टम के तहत ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, तमाम ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था। एक किंगडम जो था वो किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम क्या था? वो किंगडम एनिमेलिया था। अब ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पे एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था, एक प्लांट्स का उसने क्लास रखी थी और एक जो थी वो दूसरा ग्रुप जो था वो किसका रखा था? वो एनिमल्स का रखा था। तो यहाँ पे भी इसने दो ही किंगडम बनाए, एक किंगडम कौन सा? किंगडम प्लांटी, और दूसरा कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, दी ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अब कह रहे हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और खुद तैयार जो अपनी खुराक कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। वर क्लासिफाइड इन द किंगडम ऑफ प्लांटी, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, यानी प्लांट्स जो थे वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे थे, यानी ऑटोट्रॉफ्स थे, तो उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। ऑन दी अदर हैंड दी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड, तो लेकिन कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, जिनको आप हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमेलिया, तो उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कह रहे हैं इस सिस्टम के तहत बैक्टीरिया एंड फंजाई वर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, जो बैक्टीरिया और फंजाई थे इनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना जैसे कि हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्लांट की तरह की कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। प्लांट की तरह की कैरेक्टर्स से क्या मुराद है? कि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो उसमें उसके प्लांट की तरह के करैक्टर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, एज वेल एज एनिमल लाइक करैक्टर्स, लेकिन कह रहे हैं उसमें कुछ एनिमल लाइक करैक्टर्स भी मौजूद थे, जैसे कि वो क्या कर रहा था? इंगल्फ फूड इन डार्कनेस, कि वो फूड को इंगल्फ कर सकता था, एंड लैक सेल वाल, और उसमें सेल वाल मौजूद नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें प्लांट के करैक्टर्स भी मौजूद थे, यानी उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, और उसमें एनिमल के करैक्टर भी मौजूद थे, यानी कि वो उसमें सेल वाल मौजूद नहीं थी। तो सच ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड इन अ सेपरेट किंगडम, तो कह रहे हैं कि इस वजह से ये
जो ऑर्गेनिज्म थे, एक तो हमने हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो प्लांट से रिलेटेड थे, तो उनको तो चलो किंगडम प्लांटी में रख दिया। कुछ ऐसे थे जो एनिमल रिलेटेड थे और उनको तो हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन कह रहा है कि एक ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनमें एनिमल करेक्टर्स भी मौजूद थे और जिनमें प्लांट करेक्टर्स भी मौजूद थे। तो कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग से एक सेपरेट किंगडम जो था वो बनाने की ज़रूरत थी। तो ये कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। अब कह रहे हैं कि इन 1866 क्या हुआ जी, 1866 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने एक और तीसरा किंगडम भी उसने तजवीज़ किया, और वो तीसरा किंगडम कौन सा था, उसका उसने नाम क्या रखा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो दो तो हमारे पास मौजूद थे, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब जो तीसरा किंगडम था उसका नाम क्या उसने रखा, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना। और उसने ये किसके लिए रखा, ये यूग्लिना टाइप जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए रखा। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन दिस किंगडम। उसने बैक्टीरियाज को भी जो पहले किंगडम प्लांटी में शामिल थे, उसने किंगडम प्लांटी से उन बैक्टीरियाज को उठाया और उनको भी शामिल कर दिया इसी किंगडम में, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम में भी जो मसला आ रहा था वो मसला ये था कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म थे उनका डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से यूकैरियोट्स हैं। न्यू डिस्कवरीज आल्सो प्रूव दैट, कह रहे हैं कि जो नई जो दरियाफ्त हुई है, जो नई डिस्कवरीज थी, उनसे हमें ये बात भी पता चली दैट फंजाई शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, कि किंगडम प्लांटी जो थी उन जो फंजाई थे उनको हम किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं कर सकते थे। प्लांट्स आर ऑटोट्राफ्स, क्यों नहीं शामिल कर सकते थे जी, इस वजह से कि प्लांट्स जो थे वो ऑटोट्राफ्स थे, प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे थे, वाइल फंजाई आर हेट्रोट्राफ्स, लेकिन जो फंजाई थे ये हेट्रोट्राफ्स थे, फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। तो फंजाई क्या करते थे, दे गेट देयर फूड बाई अब्जॉर्प्शन, ये अपनी खुराक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसके बाद कह रहा है जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, वाइल सेल वॉल ऑफ फंजाई, लेकिन जो सेल वॉल होती है फंजाई की आर मेड अप ऑफ काइटन, वो काइटन से मिलकर बनी होती है। हम एक दफ़ा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल ने एक और किंगडम जो था वो तजवीज़ किया और उसका नाम क्या रखा गया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया, क्योंकि यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों तरह की कैरेक्टर्स मौजूद थी। अब कह रहे हैं कि ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरियाज, इस किंगडम में ये जो प्रोटिस्टा किंगडम था इसमें बैक्टीरियाज को भी शामिल कर दिया गया। अब कह रहे हैं इस किंगडम में जो मसला आ रहा था वो ये था कि इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को का डिफरेंस जो था वो नहीं क्लियर हो रहा था। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और चीज़ें हमारे सामने आई और उनसे ये बात साबित हुई कि जो फंजाई थे उनको किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। और क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए था, इस वजह से कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्राफ्स हैं, प्लांट्स जो थे वो खुद अपनी खुराक तैयार कर रहे थे, वाइल जो फंजाई थे ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ये हेट्रोट्राफ थे। इस वजह से जो फंजाई हैं इनको किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह क्या है जी, और ये क्या कर रहे थे, जो फंजाई हैं ये अपनी खुराक एब्जॉर्ब कर सकते थे, ये खुराक अपनी को जज़ब कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि दूसरी वजह क्या है कि जो प्लांट्स का सेल वाल होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जबकि फंजाई का जो सेल वाल होता है ये काइटन से मिलकर बना होता है। तो ये दो रीज़न थी जिसकी वजह से जो फंजाई था इसको किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। तो एक तो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया आ गया था, वहाँ पे यूग्लिना का मसला बन गया था। तो अब यूग्लिना को एक अलग किंगडम यानी प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। अब 3 किंगडम में हमारे पास मसला जो था वो फंजाई का बन गया। तो जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे एक और किंगडम को ऐड किया गया है, वो किंगडम फंजाई है। अब प्रोटिस्टा भी चलेगा, किंगडम फंजाई भी आ जाएगा और किंगडम एनिमेलिया भी है और किंगडम प्लांटी, ये 4 तो यही चलेंगे। एक किंगडम जो है वो वहाँ पे नया ऐड होगा और वो किंगडम मोनेरा होगा और इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।